तो ये आपका कंप्लीट होता है विषम ज्वर। अब आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इसके भेद अच्छे से याद रखने हैं, सबका मतलब पता होना चाहिए, संतत कब आएगा। इंपॉर्टेंट तो केवल दो चीजें हैं इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने वाली, कौन सी धातु में हो रहा है, कितने काल तक बना रहता है। तो रस धातु में होगा निरंतर आएगा, रक्त धातु में होगा एक दिन में 2 बार आएगा, अन्य दुष्क मेद में होगा दिन में 1 बार आएगा, दिन में 1 बार यानी कि 24 घंटे में 1 बार। तृतीयक ज्वर अस्थि धातु में होगा, एक दिन छोड़ करके आएगा। चतुर्थक ज्वर अस्थि मज्जा दोनों में होगा, आश्रय जो है दोनों धातु होंगी अस्थि और मज्जा, और 2 दिन छोड़ करके जो बुखार आएगा वो होगा चतुर्थक। तो ये पूरे ज्वर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है विषम ज्वर, याद रखना है आपको। फिर उसके बाद है आपको बताया गया है बहिर्वेग ज्वर और अंतर्वेग ज्वर। इसके कोटेशन मैंने यहाँ नहीं लिख पाए हैं, किसी को कोटेशन चाहिए वो मुझे मैसेज कर दे, मैं कोटेशन भेज दूंगी। अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग ज्वर बहुत पूछे जाते हैं, 2 नंबर में बहुत फेमस क्वेश्चन है। मेनली अंतर्वेग ज्वर और बहिर्वेग बहुत बार 2 नंबर में कई बार रिपीट हुए हैं। तो देखिए अंतर्वेग है, अंतर्वेग है यानी कि बाहर से तो क्या रहेगा, बॉडी ठंडी रहेगी और अंदर टेम्परेचर उसको व्यक्ति को बढ़ा हुआ फील होगा। यानी कि बाहर से अगर वो किसी को बोलेगा कि मेरे को ऐसे पेशेंट कोई भी है आके बोलता है कि मेरे को बुखार आ रहा है, तो अपन जनरली क्या है, अपनी सबकी आदत होती है कि स्किन पर टच करके देखते हैं। अब अंतर्वेग वाला जो ज्वर वाला जो पेशेंट होगा उसको तो स्किन को टच करके देखेंगे तो वो ठंडा फील होगा, तो हम उसको बोलेंगे पागल बना रहा है, कोई कोई बुखार नहीं है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा फीवर एग्जिस्ट करता है। तो अंतर्वेग कब होगा, जब उसको धातुगत हो रखा होगा। कौन कौन सी धातु आपको बता चुकी, मज्जा और मांस के अंतर जो है अंतर्दाह होता है और बाहरी शीत फील होता है, स्पेशली मज्जा धातु के अंदर। तो इसमें क्या है, अंतर्दाह बहुत अधिक होगा। अंतर्दाह बहुत क्यों होगा, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था जिसमें क्या है, डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा। डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा यानी कि लिक्विड खत्म धीरे धीरे हो रहा है, पित्त की उष्णता बढ़ती जा रही है, उष्णता बढ़ने के कारण उसको बर्निंग सेंसेशन बढ़ते जाएंगे। अब पित्त बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है तो तृष्णा प्रलाप भ्रम, रट लीजिए ये लक्षण, तो तृष्णा प्रलाप भ्रम ये देखने को मिलेंगे। क्या होगा, अब अंतर्वेग ज्वर कहाँ कहाँ देखा था हमने, मांस में। और अगर आपको वो धातुगत ज्वर के थोड़े थोड़े लक्षण याद हैं तो आप इसको लिख सकते हो। मांस में देखा था, मज्जा में देखा था। तो संधिशूल होगा और अस्थिशूल होगा, अस्थि के बाद मज्जा आती है, संधिशूल होगा और अस्थिशूल होगा। उसकी जो बोन है उसमें ब्रेक बोन फीवर बोल सकते हैं उसको, बहुत ज्यादा जो है जॉइंट्स पेन होगा। स्वेद का अभाव, अब बाहर से क्या है, बॉडी उसकी ठंडी है, बाहर से बॉडी ठंडी है तो उसको क्या है, स्वेटिंग नहीं होगी, अवरोध हो रखा होगा, इसलिए उसको स्वेद का अभाव होगा, पसीना नहीं आएगा। केवल जो इसका मेन सिम्टम है वो यही है कि उसको बॉडी के अंदर जो है वो हीट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसको अंदर से अंतर्दाह फील होता है, अंदर से बॉडी जल रही है ऐसा उसको फील होता है। और यही आके वो कंप्लेन करेगा कि मुझे ऐसे लगता रहता है कि मेरा शरीर अंदर से जल रहा है लेकिन बाहर से ठंडा रहता है। फिर उसके बाद है बहिर्वेग। शरीर, अब बहिर्वेग है नाम से ही क्लियर है, बाहरी भाग में ताप की अधिकता होगी, तो शरीर के बाहरी भाग में ताप की अधिकता होगी। अब जितना भयंकर अंतर्वेग ज्वर होगा, क्योंकि अंतर्वेग ज्वर तो धातुओं की तरफ बढ़ चुका है, उतना अधिक ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लक्षणों में कंपेयर के अंदर कंपेयर करके बोला गया है, इसके लक्षणों में मृदुता होगी, किससे, अंतर्वेग ज्वर से, और तृष्णा में कमी होगी। तो आपको अगर अंतर्वेग याद है तो केवल एक ही लक्षण बहिर्वेग का अलग लिखना है, वो है इसके अंदर तो बाहरी भाग में शीतता होगी, यहाँ पर बाहरी भाग में ताप की अधिकता होगी। यहाँ पर अंतर्दाह अधिक होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर जो लक्षण आएंगे वो इस जगह लक्षण कम होंगे इसकी तुलना में। तो आपको केवल अगर एक अंतर्वेग के याद है तो आप बहिर्वेग का लिख दोगे, क्योंकि एक जो पहला सिम्टम मेन है वो तो इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। फिर है इसकी साध्य साध्यता। साध्य कौन सा ज्वर होगा, असाध्य कौन सा ज्वर होगा। अगर देखो ये चीज तो पहले भी बोली गई है कि रोगी अगर बलवान है, पेशेंट का सत्व प्रबल है, शरीर के अंदर ताकत है, तो वो कितनी भी बड़ी व्याधि हो उसको आराम से वो झेल सकता है। तो रोगी अगर बलवान है, दोष प्रकोप जो हो रखा है, यानी कि सभी जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा प्रकोपित नहीं है, दोष अल्प हो, यानी कि
हो तो तीनों दोष प्रकोप, लेकिन अल्प, बहुत ज्यादा धातुओं की तरफ अंदर की तरफ ना बढ़े हों, दोष कम मात्रा में अल्प हों, बहुत ज्यादा उपद्रव करने ना वाले हों, तो वो ज्वर कैसा होगा? साध्य होगा। उपद्रव रहित, ज्वर के उपद्रव उत्पन्न ना हो। संतत में देखा था कैसा था? असाध्य। सतत, अन्य दुष्क और तृतीयक। संतत असाध्य क्यों था? क्योंकि कंटिन्यूअस आ रहा था। ये दिन में 2 बार आता है, ये दिन में 1 बार आता है, और ये 1 दिन छोड़ के आता है, इसलिए ये ज्वर कैसे होंगे? साध्य होंगे। और चतुर्थक 2 दिन छोड़ के आता है, इसलिए ज्वर साध्य है। और विषम ज्वर जो होता है वो भी साध्य होगा। फिर उसके बाद असाध्यता की तरफ देखते हैं, तो अनेक, जिनके अंदर, जैसे अपन ने जब निदान पंचक पढ़ा था तो उसमें भी देखा था कि अगर पूर्व रूप सभी उपस्थित हैं, या जितने भी लक्षण शास्त्रों में बताए हैं वो सारे लक्षण उपस्थित हैं, तो वो पॉइंट भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो हर डिजीज के अंदर। अनेक कारणों से उत्पन्न व समस्त लक्षणों के, जितने भी लक्षण ज्वर के वर्णित हैं, वो सभी लक्षण अगर उत्पन्न हो चुके हैं तो ज्वर कैसा हो जाएगा? असाध्य हो जाएगा। इंद्रियों का नाश हो चुका है, ज्वर में त्रिदोष प्रकोप बढ़ गया है, उष्णता बढ़ गई है, तीनों दोष प्रकोपित है, सभी स्रोतस अवरोध है, कहीं कुछ भी निर्माण नहीं हो पा रहा है, इंद्रियों का नाश हो चुका है, यानी कि इंद्रियां अपना कार्य नहीं कर पा रही हैं, तो भी क्या होगा? ज्वर असाध्य होगा। चिरकालानुबंधी, लंबे टाइम तक फीवर बना रहे, कई साल हो गए, कई महीने हो गए, सब तरह का उपाय कर लिया, सभी तरह की चिकित्सा कर ली, दैव व्यपाश्रय, युक्ति व्यपाश्रय, सभी तरह की चिकित्सा कर ली, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा है, तो वो ज्वर कैसा होगा? असाध्य होगा। जठराग्नि, अब एक तो हमने संप्राप्ति में क्या देखा? जठराग्नि अपना स्थान छोड़ गई है। एक यहाँ पर जठराग्नि नाश ही हो चुकी है। नाश होने का मतलब कि वो अपने स्थान पर लौट के वापस नहीं आ रही है, तो भी ज्वर कैसा होगा? असाध्य होगा। अगर रोगी क्रश है, क्षीण है, धातुओं का क्षय उत्पन्न हो चुका है, तो भी ज्वर कैसा होगा? असाध्य होगा। उपद्रव के बारे में क्या बोला गया है? चरक ने क्या बोला है? सन्निपातक ज्वर के अंत में कर्णमूली शोथ नामक भयंकर शोथ उत्पन्न होता है। जो कर्णमूली शोथ, अगर आपने रोहिणी नाम सुना होगा, टॉन्सिलाइटिस अगर उत्पन्न हो जाते हैं तो वो इसका उपद्रव माना गया है। छोड़ दो, इम्पोर्टेंट है केवल इसकी साध्य साध्यता आपको पता होनी चाहिए। नहीं भी पता है तो टेंशन में आने वाली कोई बात नहीं है, केवल आपको कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे ये पॉइंट है, आपको हर डिजीज में लिख सकते हो साध्यता के अंदर, ये पॉइंट है असाध्यता में, हर डिजीज के अंदर लिख सकते हो। तो कुछ डिजीज के पॉइंट फिक्स कर लो जिनको आप सभी डिजीज में लिख सकते हो। अभी आपने एक ही डिजीज पढ़ी है, जैसे जैसे आगे पढ़ोगे आपको क्लियर होता जाएगा।